खबर लखनऊ से। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा मंत्री मिलेंगे। दोपहर 12 बजे मुलाकात होने वाली है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई खबर है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शनरत है और अनिश्चितकालीन उनका ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना भी दिया गया था और अब बड़ी खबर, मंत्री ने दिया है आश्वासन मिलने का और उसके बाद अब अभ्यर्थी मंत्री के आवास से हट गए हैं वापस अनिश्चितकालीन धरने के लिए। शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। दोपहर 12 बजे मंत्री ने बिल्कुल राजीव, एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। किस तरीके से सुबह घेराव किया था, तमाम अभ्यर्थी भावुक हो गए थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते, अपनी परेशानी को व्यक्त करते कि किस तरीके से वो परेशान है। और ये शिक्षा मंत्री उनके अपने शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं बल्कि अपने शिक्षा मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। और शायद लगता है कि अब इस पूरे खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया है और मिलने का वादा किया। आप देखते हैं यहाँ किस तरीके की बातचीत होती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सबसे अहम बात राजीव, कम्युनिकेशन जरूरी है, संवाद जरूरी है। ये अभ्यर्थी इतनी गर्मी में, ऐसे बारिश के मौसम में यहाँ वहाँ क्यों भटके? आज सुबह जब एबीपी गंगा पर तमाम अभ्यर्थियों ने अपना हाले दिल बयां किया, अपना दर्द बताया, हाथ जोड़कर विनती की कि हमारी बातों को सुनिए, हमें बार बार यहाँ वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा अगर हमसे सीधी बातचीत की जाएगी। और अहम बात यह है कि 12 बजे अब खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से इनकी मुलाकात तय है, यानी सीधी बातचीत होगी। यहाँ पर क्या आश्वासन मिलेगा, आने वाले वक्त के लिए इंतजार मिलेगा, जो आयोग की रिपोर्ट लिए ये स्टूडेंट्स घूम रहे हैं उस पर उनका क्या कहना होगा, ये तमाम चीजें 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएंगे। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, बेसिक शिक्षा मंत्री मिलेंगे 12 बजे, खुद उन्होंने ये बात कही है। अब अभ्यर्थियों का इस पर रिएक्शन किस तरह का है? देखिए, एक लंबे समय के बाद, लंबे आंदोलन के बाद मंत्री जो है मिलने के लिए तैयार हुए हैं, तो अभ्यर्थियों ने भी इस बात से आश्वस्त होकर फिलहाल उनके आवास से हट गए हैं और अब बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये अभ्यर्थी मौजूद है और आप पीछे देखेंगे तो पूरा जत्था जो है अभ्यर्थियों का वो चला आ रहा है अलग अलग टुकड़ी में, ग्रुप में। यहाँ से ये लोग सीधे जा रहे हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अभ्यर्थियों से सीधे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और इंतजार है 12 बजने का, जब बेसिक शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। आप देखिए अभ्यर्थी जो है लगातार आ रहे हैं। क्या नाम है आप? राहुल जायसवाल। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। अब वापस जा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जा रहे हैं SC जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं फैजाबाद जनपद से आया हूँ। 22 तारीख से लगातार धरने पर बैठा हूँ। अभी क्या वापस जा रहे हैं आप? नहीं, वापस नहीं जाए, मैं शिक्षा निदेशालय पर जा करके बैठेंगे जब तक हमारी मांगे न्यायोचित जो है जब मानी नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग इस धरती, लखनऊ की धरती से नहीं हटेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से इतनी बात जरूर पूछ लिया जाए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी बातें भी आप लोग नहीं मानते हो क्या? तो यहाँ से ये लोग देखिए निदेशालय की तरफ जा रहे हैं अभ्यर्थी इस समय, और इनको उम्मीद है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि कितनी राहत मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि शैलेश, एक सवाल ये है कि क्या जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल है वो जाएगा बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, या धरना स्थल पर खुद मंत्री पहुंच जाएंगे छात्रों से सीधा बातचीत करने के लिए, सीधा संवाद स्थापित करने के लिए? राजीव, देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। 5 अभ्यर्थी होंगे जो मिलने के लिए जाएंगे यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री से और वहीं पर उनके सामने बात रखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो विभाग के अधिकारी है उनको भी इस मौके पर बुलाया जाएगा कि अधिकारियों के ये बात हो सके कि जो सवाल है अभ्यर्थियों के, जो वो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब अधिकारी दे मौके पर, संतुष्ट करें अभ्यर्थियों को। अगर प्रक्रिया सही है तो बताएं, कागजात रखे, बताएं कि आयोग की जो रिपोर्ट है वो सही है गलत है, जो भी ये चीजें स्पष्ट करें। आपका नाम? मेरा नाम रूप किशोर, रामपुर से आया हूं मैं, और मैं इस बात से आहत हूं कि हमारी संवैधानिक संस्था NCBC उसने मान लिया है कि 69,000 भर्ती में घोटाला हुआ है, फिर भी हमारे मंत्री जी हैं उस बेसिक NCBC की रिपोर्ट। आज 12 बजे मुलाकात होगी, उम्मीद है कुछ रास्ता निकलेगा? सर, आश्वासन तो मिला है कि मुलाकात होगी, अब देखते हैं मंत्री जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधु से, कि NCBC का कोई सरकार के मतलब कि दिमाग में कोई अर्थ है या नहीं है, मायने है कि नहीं, कोई मतलब है कि नहीं है। सभी लोगों से ये जानना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब मीडिया पहुँचती है आरक्षण के मुद्दे पर कोई प्रश्न करने के लिए, तो न तो
मंत्री जी कोई जवाब देना उचित समझते हैं और न ही कोई अधिकारी लोग उचित समझते हैं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम मंत्री जी का एक स्टेटमेंट इस मुद्दे पर जरूर से लाइए। और जो भी आज हमारी अब अभ्यर्थी भी देखिए यही चाहते हैं कि जो भी स्थिति है उसको स्पष्ट किया जाए, उनको बताया जाए कि जो आयोग की रिपोर्ट है उसको विभाग मानने का नहीं। अगर आयोग की रिपोर्ट को लेकर कोई अधिकारियों के मन में सवाल है तो वो भी स्पष्ट करें। तो शैलेश, यहाँ पर क्या आयोग की रिपोर्ट को लेकर, देखिए ये सवाल तो बहुत पुराना है, नया नहीं है। क्या अब तक सरकार ने इसका जवाब नहीं तैयार कर रखा है? इस आयोग की रिपोर्ट को इतना अनसुना तो नहीं कर सकती सरकार? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए अप्रैल की रिपोर्ट है, जैसा यहाँ पर रिपोर्ट जो है अभ्यर्थी लेकर अब तो साथ में चल रहे हैं कि क्योंकि देखिए दिसंबर में जब इनकी मुलाकात हुई थी तो बेसिक शिक्षा मंत्री अधिकारी थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, आपके पास सबूत क्या है? सबूत मांगे गए थे अगर अभ्यर्थियों की बात माने, और उसके बाद अभ्यर्थी कहते हैं कि अब तो हमारे पास सबूत है, अब तो आयोग की रिपोर्ट है, अगर विभाग सही है तो रिपोर्ट के जवाब क्यों नहीं देता है? वो रिपोर्ट के जवाब में कह दे कि हमने भर्ती प्रक्रिया सही की है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी नहीं कहते हैं, राहत भी नहीं देते हैं। तो संवैधानिक संस्थान है, इसके लिए जवाब देने में इतना वक्त क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। देखिए ये आंदोलन और पहले और बड़ा रूप लेता, ये कोविड की वजह से, जिस समय कोविड कर्फ्यू लगा इसकी वजह से मूवमेंट बंद हो गए, कार्यालय बंद हो गए, इसलिए अभ्यर्थी शांत थे। लेकिन जैसे ही जिस तारीख को कोविड कर्फ्यू से राहत बिल्कुल, और अब शैलेश इस मुलाकात पे बहुत कुछ चीजें टिकी हैं, क्योंकि समझाना होगा, विश्वास दिलाना होगा और बताना भी होगा। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शैलेश बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, अब बात कर लें एक बार फिर संजय निषाद ने डिप्टी सीएम का राग अलापा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से अब मांग की है, कहते हैं मुझे बीजेपी डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी गच्चा खा जाएगी। पूर्वांचल में गच्चा खाने इस शब्द का इस्तेमाल है कि धोखा खा जाएंगे और सही नहीं होगा। बंगाल चुनाव में बीजेपी गच्चा खा गई, ये कहते हैं संजय निषाद। और इससे पहले उन्होंने ये सुझाव दिया था, लेकिन ये सुझाव अब मांग में बदलता नजर आ रहा है। और इसके साथ उन्होंने बंगाल का उदाहरण भी दिया। हमारे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएगा। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता है नुकसान है तो गच्चा ने खा जाए जैसे अभी बंगाल में खाए। तो ये तो आपने सुना कि कैसे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। चलिए अब आपको 1 जुलाई का संजय निषाद का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की बीजेपी को सलाह देते दिखाई दे रहे थे। और देखिए किस तरह से निषाद की सलाह अब मांग में बदलते दिख रहे थे। कम संख्या वाले का चेहरा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का लगा के अगर सरकार बनाते हैं तो 18% वोट निषादों का है। ऑन रिकॉर्ड 1931 की जनगणना आपके नेट में, तो इतना मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप का हाथ धीवर अखबार में बटा था। डॉक्टर साहब आप जोड़ लिए हो तो आपको एक सलाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 का डॉक्टर संजय का चेहरा जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनका चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री का लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से चुनाव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा तो घोषित करेंगे चेहरा। हमारे समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झुआ पगुआ वाले लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएगा। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता है नुकसान है तो गच्चा ने खा जाए जैसे अभी बंगाल में खाए। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई देखी आपने। अब जरा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ये दाम फिर से बढ़े, 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96.99 जिसे 97 ही कहेंगे और डीजल 89.75 ये दाम है।
मुख्यमंत्री के दौरे की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री के गोरखपुर और काशी दौरे का दूसरा दिन है आज और गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खोराबार के बेलवार में तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ उनको करना है। आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। आज वाराणसी का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां निर्माणाधीन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण का उनके कार्यक्रम है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से जुड़े हैं नीरज श्रीवास्तव, तो वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम क्या है सिलसिलेवार, सबसे पहले आप बताएं। देखिए राजीव, आपको बता दें कि जो दिनचर्या होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर रहते हैं तो जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो तरकुलानी रेगुलेटर पर पंपिंग सेट का वो लोग क्योंकि जो बेलवार जो खोराबार का क्षेत्र है वहाँ के लगभग जो है 32,000 की आबादी प्रभावित होती है। हर साल जैसे ही बारिश शुरू होती है बाढ़ का प्रकोप होता है, तो जो नदी का राप्ती नदी का किनारा है इसकी वजह से जो तमाम खेत हैं वो भी डूब जाते हैं और लोगों के जो ग्रामीण हैं उनके घर भी डूब जाते हैं। तो ये लगभग 84 करोड़ की ये परियोजना रही है और लगभग पूरी हो गई है। और जब मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं तो लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि इसको फंड दिया जाए और यहाँ पर पंपिंग सेट का निर्माण हो, लेकिन नहीं हो पा रहा था। 2017 से काम शुरू हुआ और अब ये बनकर तैयार है और लगभग 99% काम हो चुका। आज इसका वो शुभारंभ करेंगे और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो 30,000 से अधिक के संख्या के किसान हैं उनको काफी फायदा होगा। उनके हर साल खेत जो डूब जाते हैं वो बच जाएंगे। बिल्कुल नीरज, ये बेहद अहम है, कह सकते हैं इतने लंबे वक्त से इसका इंतजार था, अब जाकर ये इंतजार खत्म होता है। नीरज के बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नीतीश से, जहां काशी दौरा है। और नीतीश, बहुत सारी अहम चीजें हैं, अधिकारियों से जानकारी लेनी है, फाइलें दुरुस्त करनी है, जरा बताइए कैसी कैसी कार्यक्रम की रूपरेखा है। अगर आपको बता दें तो 2 दिवसीय दौरा है बनारस का और 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम आज कई स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरह से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसके साथ ही गोदौलिया पार्किंग, अगर गोदौलिया से मैदागिन जो मार्ग बन रहा है उसका, इसके साथ ही अगर अन्य जो यहाँ पे जो योजनाएं चल रही हैं उनका स्थलीय निरीक्षण, जो आरओबी बना है सारनाथ आशापुर आरओबी उसका स्थलीय निरीक्षण और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी स्थलीय निरीक्षण। इतने सारे जो स्थलीय निरीक्षण है वो आज सीएम करने वाले हैं और इन सारे स्थलीय निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। निश्चित तौर पे आज सीएम ये संभावना जताई जा रही है कि अगर कमियां मिली तो अधिकारियों के पेच कसने तय हैं। जिस तरह से अधिकारी सीएम के आगमन की सूचना मिलते ही पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए थे। कल की बात करें तो कल अधिकारी जो भी हैं अपने फाइलों को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। तो अधिकारी खेमे में सीएम के आगमन की जो भी दहशत है वो दिखाई दे रही है, खलबली मची हुई है कि कहीं कोई कमी न रह जाए। इन सारे विषयों पर अधिकारी तंत्र तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सारी चीजें दुरुस्त दिखनी चाहिए और इसकी तैयारी दोनों तरीके से करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं कि कैसी तस्वीरें निकल के आती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी में आज सुनवाई के लिहाज से बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम मामलों पर सुनवाई होनी है। कौन कौन से 3 मामले हैं बताते हैं। पहला मामला निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ी हुई फीस से जुड़ा हुआ है। दूसरा मामला कोरोना काल में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। तीसरा मामला भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार से जुड़ा हुआ है। तो इन 3 अहम मामलों पर नजर बनी रहेगी और इस पर सुनवाई होनी है, तो बड़ा अहम रहेगा इन तीनों मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई का दिन। भगोड़िया आईपीएस मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें अब बढ़ेंगी। प्रयागराज से आपको खबर दे रहे हैं, पाटीदार के घर की आज कुर्की होगी। राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित घर की कुर्की होगी, ये बड़ी खबर है। कुर्की के लिए प्रयागराज से एसआईटी की टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई है और कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही एसआईटी ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्की का नोटिस पहले ही चस्पा कर चुकी है एसआईटी की टीम। पाटीदार से जुड़े हुए केस में भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। मोइन, सबसे पहले तो जो सुनवाई आज होने वाली 3 अलग अलग मामलों की सुनवाई होने वाली है, टाइमिंग क्या उनकी है और इसके साथ साथ जो कुर्की की कार्रवाई होनी है उस पर भी विस्तार से जानकारी दें आप दर्शकों।
मामले आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। इन मामलों में सुनवाई दोपहर के वक्त शुरू होने की उम्मीद है। सबसे अहम मामला है कि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस वसूली जा रही है उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो हमारे आपके तकरीबन हर घर से जुड़ा हुआ है। तो दोपहर के वक्त आज सुनवाई होगी। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा, सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके साथ साथ कई निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था, उन्हें भी जवाब दाखिल करना होगा। तो जो जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ करना है। दूसरा अहम मामला है नंद किशोर गुर्जर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अपनी सरकार के अफसरों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन हमने देखा था कि पिछले 2 सुनवाई में उन्होंने बहुत दिलचस्पी नहीं ली मुकदमे में, और माना यह जा रहा है कि आज ये जो पीआईएल नंद किशोर गुर्जर की तरफ से दाखिल की गई थी वो शायद वापस ली जा सकती है, क्योंकि कल तक के हमारे पास जो जानकारी है उन्होंने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए अपना लेटर तक तैयार नहीं कराया था। तीसरा अहम मामला है जो पूर्व महोबा के एसपी हैं आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार, उनके वकील की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है। उस मामले में आज सुनवाई है, और उस मामले में भी आज उत्तर प्रदेश सरकार समेत जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको अपना जवाब दाखिल करना है। उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि उस मामले में क्या कुछ करना है। हालांकि सरकार की तरफ से जो मणिलाल पाटीदार के कथित वकील थे उनको लेकर ही सवाल उठाए गए थे, और कहा गया था कि कैसे मान लिया जाए कि यही उनके अधिकृत वकील है, क्योंकि परिवार की तरफ से कोई हलफनामा या अधिकार पत्र जो वकील हैं उनको नहीं दाखिल किया गया है, उनको नहीं दिया गया है। तो एक और अहम मामला यह है कि जो मणिलाल पाटीदार हैं उनके घर की, उनकी संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रयागराज पुलिस की स्पेशल टीम रवाना हो गई है। देर रात रवाना हो गई थी, आज दोपहर तक राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पहुंचेगी। 5 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जिन 5 संपत्तियों की कुर्की की जानी है। हालांकि इनमें से कुछ पर जो है एतराज जताया गया है परिवार वालों की तरफ से। तो टीम जब दोपहर पहुंचेगी वहां दस्तावेजों की जांच करेगी, उसके बाद ही तय होगा कि आज कितनी संपत्तियों की कुर्की की जानी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोपहर बाद जो है वो कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी, और उसकी सूचना जैसे ही आएगी हम अपने दर्शकों को बिल्कुल। तो मोइन, आज आपके पास से पूरे दिन अपडेट बनी रहेगी। बहरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 अहम मामलों पर सुनवाई का दिन है आज। लखनऊ की खबर है, जहां राजकीय नर्सेस संघ की प्रशासनिक पद पर भर्ती की मांग की गई। स्वास्थ्य महानिदेशालय में नर्सिंग संवर्ग के पदों को भरने की मांग उठाई जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय में 10 साल से नर्सिंग संवर्ग का ये पद खाली बताया जा रहा है। निदेशक पद पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग का अधिकारी तैनात होता है, जबकि संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशक नर्सिंग के कैडर का होता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र, और इस पत्र में वो लिखते हैं, एक अपील करते हैं, बिजली संशोधन बिल संसद के मानसून सत्र में पेश न करने की अपील है। बिल पेश करने से पहले उपभोक्ता और कर्मचारियों की राय लेने की अपील की गई है। फेडरेशन ने ये बात कही है कि नई व्यवस्था से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों को और ज्यादा नुकसान घाटा होगा। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने रिटायर्ड आईएएस की बेटी से पहचान छिपाकर धोखे से शादी की, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इस दौरान वो बार बार धमकी देता था। महिला अपने पति की मौत के बाद आरिफ के संपर्क में आई। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी लखनऊ के एक कार्यक्रम में महिला से मिला था, जहां पर मुलाकात आरिफ हाशमी की होती तो है, लेकिन आदित्य आर्य नाम से। सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी, और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386 तो मुकदमा लिख लिया गया है, और आरिफ हाशमी आदित्य आर्य बन गया। आप इनके हौसलों का अंदाजा लगा सकते हैं। नितिन उपाध्याय इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, मुकदमा लिख लिया गया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि कैसे इसने इतने बड़े अधिकारी की बेटी के साथ इस तरह से धोखाधड़ी की, शादी के जाल, पहले जो प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी भी कर ली। खुलासा इसका कैसे हुआ और अब किस तरह की कार्रवाई चल रही है?
देखिए, आगरा के जो BVIP रोड है, माल रोड कहा जाता है, उस पर एक चाणक्य होटल है और चाणक्य होटल की जो मालिकिन है, जो एक दिवंगत IAS अधिकारी की बेटी है और आगरा से भी उसके जिस परिवार में शादी हुई थी वो भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना रहा है आगरा की राजनीति के हिसाब से। तो पति की मौत के बाद साल 2005 में मौत हो जाती है। उसके बाद वो महिला एक व्यक्ति के संपर्क में आती है। लखनऊ में एक पार्टी होती है और उसमें वो अपना नाम आदित्य आर्य बताता है। दरअसल उसका असली नाम आरिफ हाशमी था, जो लखनऊ में एक टिम्बर कारोबारी है, यानी जो आरा मशीन का कारोबार करता है, बहुत छोटे स्तर से आता है और उससे संपर्क में आता है। और जो तहरीर में जो लाइन लिखी गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि उसने मांग भरते समय कुछ फ़ोटो खींच लिया, उसके आधार पर वो प्रेशर बना के उसके साथ रहने लगा और जो होटल है उसको भी उसने हड़प लिया। पिछले दिनों ये जानकारी जब मिली कि जो लगातार कि वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि कई साल से वो महिला उस आरोपी के साथ रह रही थी और उसके बाद जब मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो उसमें धारा 307 से लेकर 376, 377 से लेकर जो मतांतरण निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो इस मामले में ये हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि लगातार पॉलिटिकली कनेक्टेड भी है, इसके साथ ही एक IAS की बेटी भी है और एक परिवार से ही बहुत क्लोजली एक, यानी कि कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि बहुत गंभीरता से इस मामले में जांच चल रही है और कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। किससे मिल रहे हैं, उसका असली नाम क्या है? लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 8 आरोपियों के ठिकाने पर CBI की टीम दबिश दे रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर CBI की टीम पहुंची हुई है। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर भी ये दबिश चल रही है। राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में मायावती ने बयान दिया है। केंद्र सरकार राफेल विवाद का जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करे। मायावती का बयान। राफेल खरीद मामले में मायावती लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार राफेल विवाद का जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करे और फ्रांस सरकार ने जांच की तो केंद्र भी उचित संज्ञान ले। मायावती का ट्वीट क्या है आप देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर फ्रांस की सरकार द्वारा बिठाई गई न्यायिक जांच की खबर देश दुनिया में बड़ी सुर्खियों में आने से ये मामला फिर से ताजा होकर जन चर्चाओं में आ गया है। केंद्र की सरकार भी इसका उचित संज्ञान ले तो बेहतर। वैसे रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप प्रत्यारोप व इसकी जांच आदि होना यहाँ कोई नया नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से ही पुराना ज्वलंत अध्याय है। किंतु केंद्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे तो ये उचित, ऐसा BSP का मानना। बीजेपी से सवाल और साथ साथ कांग्रेस पर भी एक तरीके से निशाना है।